अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में पाकिस्तान में नई हुकूमत को अवाम से किए वादे पूरे करने में किन मुश्किलात का सामना हो सकता है, और ईरान की खलीज फारस में जंगी मशक़ें और अमेरिका का खलीजी मुल्कों की मदद से ईरान का मुकाबला करने का मंसूबा। आज के प्रोग्राम में और किन मौज़ूआत पर हम आपके लिए रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। पाकिस्तानी नौजवान अमेरिका में असलहे के कवानीन में सख्ती के हामियों के शाना बशाना। जापान पर पहले एटमी हमले को 73 साल मुकम्मल, बम गिराने वाला जहाज कहाँ है, और कराची की मिट्टी से सोना निकालने वाले हाथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इमरान खान को बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म के लिए नामज़द कर दिया। अवाम को भी उनसे बहुत सी उम्मीदें हैं, लेकिन नई हुकूमत को अपने वादे पूरे करने में कुछ मुश्किलात का सामना भी हो सकता है। इनका जायजा ले रही हैं सबा शाह खान। 1950 से 1990 की दहाई तक पाकिस्तान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तरक्की पजीर मुल्कों में शामिल किया जाता था, लेकिन 1990 से 2015 तक मुल्क की कारकर्दगी का ग्राफ तनज़्ज़ुली की जानिब बढ़ने लगा। पाकिस्तान के साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इशरत हुसैन इसका जिम्मेदार गवर्नेंस की नाकामी को ठहराते हैं। हमारी जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस हैं वो उस ज़माने में काफ़ी मजबूत थी, डेडिकेटेड लोग थे, मेहनत करते थे, ईमानदारी से काम करते थे, और अब वो इदारे जो हैं वो कमज़ोर हो गए हैं। उनमें जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो लॉयल्टी की बेसिस पे होते हैं, कॉम्पिटेंस की बेसिस पे नहीं होते। वर्ल्ड बैंक के 2016 के वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स यानी इंतजामी कारकर्दगी के इशारों के मुताबिक दुनिया के 130 मुल्कों में पाकिस्तान की हुकूमती कारकर्दगी 71% मुल्कों से बदतर है, जबकि बदउनवानी पर काबू पाने में 81% मुल्कों से पीछे है। अवाम की बुनियादी ज़रूरतों को देखें तो सेहत आमा और प्राइमरी तालीम में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक पाकिस्तान का नंबर 137 मुल्कों में 129वां है, और अफरादी क़ुव्वत के मौसर इस्तेमाल में 132वां, यानी अवाम की खुशहाली और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाले अनासिर पाकिस्तान में कमज़ोर हैं। माहिरीन के मुताबिक इसकी बड़ी वजह यह है कि हुकूमत के पास अवाम को बुनियादी सहूलतें मुहैया करने के लिए ज़रूरी वसाइल ही नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो आपका टैक्स निज़ाम को बेहतर करना है कि जो लोग टैक्स से बाहर हैं उनसे कैसे टैक्स वसूल किया जाए ताकि हमारा डेफिसिट जो है वो कम हो। नई आने वाली हुकूमत का दौर माजी से कितना मुख्तलिफ हो सकता है? PTI पहले कभी हुकूमत में नहीं रही, इमरान कभी हुकूमत में नहीं रहे, तो मेरे ख्याल में ना तजुर्बेकारी भी है और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के बारे में गैर यकीनी भी। माजी में हुकूमतें कारकर्दगी दिखाने के दबाव में ना तो टैक्स नेट को मौसर तौर पर बढ़ा पाई और ना ही अफराद ज़र पर काबू पा सकी, और दरामदाद बरामदाद से ज़्यादा होती जा रही हैं, जिसकी वजह से हुकूमत के पास मौजूद माली वसाइल पर दबाव बढ़ता जा रहा है। He has got the will, जहाँ तक कि कैपेसिटी ऑफ द स्टेट है वो इतनी मजबूत नहीं है, उनको बाहर से लोगों को लाना पड़ेगा और वो इम्प्लीमेंट करेंगे। वाशिंगटन में माहिरीन का कहना है कि इमरान खान का इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने का अज़्म खुश आइंद ज़रूर है, लेकिन इसके लिए जिन सियासी और माशी इस्लाहात की ज़रूरत है उन पर माजी की तरह इस बार भी अमल दरामद आसान नहीं होगा। सबा शाह खान, उर्दू VOA, वाशिंगटन। ईरान पर कल से अमरीकी पाबंदियों के एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है। ये इक़्तिसादी पाबंदियाँ 2015 के बैनुल-अक़वामी जौहरी मुआहदे के बाद हटा ली गई थीं, लेकिन इस साल मई में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उस मुआहदे से अलहदी इख्तियार करते हुए एक नए और मज़ीद सख्त मुआहदे के हुसूल तक दोबारा पाबंदियाँ लागू करने का फ़ैसला किया। पाबंदियों के इतलाक़ से एक रोज़ कबल ही ईरान ने खलीज फारस में जंगी मशक़ों की तस्दीक की है। तफ़सीलात के लिए हम चलेंगे वर्दा खलील के पास। वर्दा, अमरीकी हुकाम इस बारे में क्या कह रहे हैं? जी सारा, जो ईरान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन यूनिट पासदारा ने इनकलाब ने इस बात की तस्दीक की है कि वो खलीज फारस पर जंगी मशक़ों का इनकाद कर रहा है, और उनके मुताबिक इसका मकसद दुश्मन के किसी भी मुमकिन हमले के ख़तरे का मुकाबला करना है। अमेरिका के जो हुकाम है वो पहले ही पिछले हफ्ते इस बात पर कह चुके थे कि वो जायज़ा ले रहा है कि ईरान जो है वो खलीज फारस पर जंगी मशक़ों का इनकाद वक्त से पहले कर रहा है, जो उनकी सालाना मशक़ें होती हैं, और ये मशक़ें दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को जो है मज़ीद कशीदा कर सकती हैं।
खलीज फारस में करने की जाने वाली मशकों का जो दायरा है वो खलीज हुर्मुज़ तक बढ़ा दिया गया है। और खलीज हुर्मुज़ जो है वो तेल की तजारत के हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि पूरी दुनिया में तजारत किए जाने वाले तेल का जो है रोज़ाना 17 मिलियन बैरल जो है वो उस रास्ते से गुजरता है, जो कि पूरी दुनिया के तेल का 20% बनता है। ईरान की जानिब से जो है पहले ही धमकी दी गई है कि हम इस रास्ते को रोक सकते हैं, और अमेरिका कह चुका है कि अगर ईरान ने ऐसा कदम कोई उठाया तो वो किसी जंग के मुतरादिफ होगा। सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो ने कल सहाफ़ियों से बात की है और उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए ईरान को अपने रवैये में बड़ी तब्दीली लाना होगी। जी सारा। वर्दा खलील की रिपोर्ट हमें देखी। ईरान के असर रसूख का मुकाबला करने के लिए अमेरिका अब 6 खलीजी रियासतों सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत, कतर, अमान और उनके साथ मिस्र और उर्दन पर मुश्तमिल एक मिडल ईस्ट स्ट्रेटेजिक अलायंस तश्कील देने की कोशिश कर रहा है। इसे एक तरह का अरब नेटो भी कहा जा रहा है। इस सिक्योरिटी और सियासी इत्तेहाद के जरिए वाइट हाउस उन रियासतों के दरमियान मिसाइल डिफेंस, फौजी तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर उमूर पर ताउन को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहा है। अक्टूबर के वस्त में वाशिंगटन खलीजी रहनुमाओं के साथ इजलास मुनक्किद करेगा, जिसमें इस इत्तेहाद के बारे में बातचीत हो सकती है। लेकिन यह इत्तेहाद खत्ते के इस्तेहकाम को कैसे मुतासिर कर सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे अमेरिका और उसके मुस्लिम मुल्कों से ताल्लुकात के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर मुक़्तदिर खान से। डॉक्टर खान, वेलकम टू व्यू 360। अमेरिका को वैसे तो जो उसके ईरान को जो उसके हमसाय ममालिक के खलीजी रियासतें वो एक डीस्टेबलाइजिंग फोर्स के तौर पे देखती हैं कि वो खत्ते में अदम इस्तेहकाम फैला रहा है। अमेरिका भी यही मौक़िफ़ रखता है, लेकिन इस तरह का अलायंस जिसमें जो सुन्नी अरब रियासतें हैं वो एक तरफ हो जाएँ और मज़ीद उनमें कोऑपरेशन बढ़े, ये खत्ते के इस्तेहकाम के लिए आपके ख्याल में क्या मानी रखता है? देखिए, इस तरह की रेटरिक पिछले 5-6 साल से चल रही आ रही है और ये सऊदी अरबिया का थर्ड प्लान है। आपने सुना होगा 4-5 साल पहले ये एक किंग्स क्लब यानी मोनार्कीज़ की एक एसोसिएशन बनाना चाहते थे, यानी जीसीसी के जो मुल्क हैं जॉर्डन और मोरक्को को मिलाकर, लेकिन मोरक्को ने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर इसके बाद इन्होंने एक इस्लामिक मिलिट्री और इस्लामिक आर्मी की बात की जो एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ है। तकरीबन 35 मुल्क उसमें शामिल थे और डोनाल्ड ट्रंप की जो पहली ट्रिप थी एज प्रेसिडेंट सऊदी अरेबिया के, वहाँ पे उसका काफ़ी मतलब चर्चा रहा, लेकिन वहाँ पे भी कुछ भी नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने मिसाल के तौर पे कोऑपरेट नहीं किया सऊदी अरेबिया से मिलिटरीली यमन की जंग में, तो वो वहाँ पे मिलिट्री अलायंस उनकी इस्लामी ख़त्म हो गई। अब ये जो नेटो का जिक्र चल रहा है, तकरीबन अरब नेटो का 1.5 साल से चल रहा है। बेसिकली ये अलायंस तो ऑलरेडी है, अरब लीग को देख लें आप, ये सारे मुल्क शामिल हैं, लेकिन इफ़ेक्टिवली ये क्या कर सकते हैं? क्या जॉर्डन फ़ौजें भेजेगा यमन को, या अगर ईरान के साथ जंग हो जाती है सऊदी अरेबिया का तक, तो क्या इजिप्ट और जॉर्डन क्या मदद पहुंचा सकते हैं? असल में ये जो कोशिश की जा रही है ख़ास तौर से वाशिंगटन में कि ईरान का जो सपोजेडली थ्रेट है, ग्लोबल थ्रेट, सारी दुनिया अपेरेंटली कांपती है ईरान के डर से, तो उस डर जो सऊदी अरेबिया के लिए जेन्युइन है, क्योंकि सऊदी अरेबिया खुद एक ऐसा मुल्क है जिसमें 20% शिया पॉपुलेशन है और वो इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन से डरता है। तो ये जो ईरान का डर है उसका फ़ायदा उठाते हुए वो जो अरब और फ़लस्तीन का मसला है उसको डिसेंटर करना चाहते हैं। तो इससे ये होगा कि ईरान अब सबसे बड़ा दुश्मन होगा, इजराइल नहीं अरबों का। अरबों ने जो 4 जंगें लड़ी हैं इजराइल से, अब वो इजराइल के साथ मिलकर ईरान के साथ जंग लड़ेंगे। तो ये है स्ट्रेटेजिक प्लान। अब लेकिन अरब मुल्कों ने इतने डिस्टेबलाइज हो गए, सीरिया खत्म हो गया, जॉर्डन खत्म हो गया। बहुत से सवाल इससे जन्म लेते हैं, क्योंकि खास तौर पर जिस तरह से आपने कहा कि एक इसराइल का आपने जिक्र किया और दूसरा जो सऊदी अरब के अंदर जो शिया आबादी है उसका। तो पहले तो मैं ब्रीफली आप ये बताइए कि फिर इससे जो फ़िरका वारियत है क्या वो मज़ीद जन्म ले सकती है, क्योंकि एक तरफ फिर जो शिया पॉपुलेशन सऊदी अरब के अंदर है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक सुन्नी अरब मुल्कों का इत्तेहाद है जो एक शिया अक्सरियती मुल्क के ख़िलाफ़ एक नए नाम के साथ खड़ा किया जा रहा है। देखिए, अरब नेटो का लफ्ज़ ही सुन्नी अलायंस है, यानी वो शिया के ख़िलाफ़ है, वो सेक्टेरियनिज़म का नतीजा है। और ये और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अरब नेटो कहने से आप तुर्की को भी एक्सक्लूड कर देते हैं, लेकिन जो की पार्टनर्स है, मिसाल के तौर पे कतर जीसीसी का, वहाँ पे खुद दरार पड़ी हुई है सऊदी अरब और कतर के बीच में। तो मुझे नहीं लगता कि अरब नेटो मटेरियलाइज होगा अनकरीब।
اچھا، اسرائیل کے رول کی اس بارے میں ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے بنجامن نیتن یاہو، وہ اس وقت ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ واشنگٹن کے ایک ان آفیشیل سفیر کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور یورپ میں اور مڈل ایسٹ میں امریکہ کا جو پالیسی ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. عرب ملک پبلکلی تو ان کے ساتھ بات کرنے کے بارے میں بہت زیادہ کھل کے نہیں کچھ کہتے، لیکن بیہائنڈ دا سینس ان کے ساتھ اس طرح کا کوآپریشن ان کی مدد سے آگے بھی بڑھ رہا ہے. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، پچھلے 4-5 سال سے میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، میں اس کو وہابی زائنسٹ لابی کہتا ہوں. یہ پارٹنرشپ بہت مضبوط ہو چکی ہے، خاص طور سے یونائٹڈ عرب ایمریٹس، سعودی عربیہ اور اسرائیل. ہاں، پبلک تعلقات نہیں ہے، ڈپلومیٹک ریکگنیشن نہیں ہے، ایمبیسیز نہیں ہے، لیکن سیکیورٹی کے معاملے میں خاص طور سے ایران کے خلاف کافی کوآپریشن چل رہا ہے. اب تو آج کل یہاں واشنگٹن میں افواہیں یہ ہیں کہ سعودی جو کراؤن پرنس ہیں ان کی سیکیورٹی، ان کی پرسنل سیکیورٹی بھی آج کل اسرائیلیز کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو پرانا پلان تھا 1967 امریکہ کا کہ اگر سوویت یونین مڈل ایسٹ میں حملہ کرتا ہے تو اسرائیل عرب ملکوں کی حفاظت کرے گا، اب وہ بدل کے یہ ہو گیا کہ اگر ایران اگریسو ہوتے جاتا ہے تو عرب ملکوں کی اب حفاظت اسرائیل کرے گا. ہم کو شاید فیوچر میں اور سعودی عرب اور جو عرب ممالک ہیں، خاص طور پہ خلیجی ممالک، ان کے ساتھ انٹیلیجنس کے اعتبار سے تو کافی ایک طویل ہسٹری ہے اسرائیل کے کوآپریشن کی. بریفلی میں آپ سے جاننا چاہوں گی، وقت کی بہت کمی ہے، لیکن یہ بتائیے کہ یہ ساری صورتحال کے لیے ایران کو آپ کس حد تک ذمہ دار دیکھتے ہیں؟ اس کے ایکشنز پہ کتنی رسپانسبلٹی جاتی ہے؟ دیکھیے، ایران تو کافی اگریسو ہو گیا ہے. وہ عراق، سیریا، یمن میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اور پھر امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوئی اس نے کوشش نہیں کی، جس میں امریکہ کا بھی ہاتھ ہے. لیکن ایران کی ناٹ افورڈ دس، اس کی اکانومی کولیپس ہو سکتی ہے، اور اگر ایران ایک فیلڈ اسٹیٹ ہو گیا اس ریجن میں تو اس ریجن کا مستقبل آئندہ 40-50 سال تک نہیں سدھرے گا. ڈاکٹر مقتدر خان ہمارے ساتھ تھے ڈیلاویئر یونیورسٹی سے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو. افغانستان میں عید الفطر کے موقع پہ حکومت اور طالبان کے درمیان 3 روزہ جنگ بندی کے بعد اب افغان جرگے کے مطابق عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی جنگ بندی کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری جانب افغان چیف ایگزیکٹو عبداللہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان رابطوں کا مقصد طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بات چیت کی راہ ہموار کرنا ہے. انہوں نے اس خبر کو بھی مسترد کیا ہے کہ افغانستان میں کم آبادی والے علاقوں سے فوج کو نکالنے پر غور کیا جا رہا ہے. دنیا بھر سے ملنے والی کچھ اور اہم خبروں کی تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں ہمارا آج کا ورلڈ ویو. سعودی عرب نے کینیڈا پر اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا الزام عائد کرتے ہوئے کینیڈا کے سفیر کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے، جبکہ کینیڈا میں تعینات سعودی سفیر کو بھی مشاورت کے لیے واپس بلا لیا گیا ہے. یہ اعلان کینیڈا کی طرف سے سعودی عرب میں انسانی حقوق کے کارکنوں کی گرفتاری پر تشویش کے اظہار کے بعد سامنے آیا. سعودی عرب کا کہنا ہے کہ وہ کینیڈا کے ساتھ تمام نئے تجارتی اور سرمایہ کاری کے معاہدے بھی روک رہا ہے. انڈونیشیا کے سیاحتی جزیرے لومبوک میں زلزلے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 91 ہو گئی ہے، جبکہ 13,000 سے زائد عمارتیں منہدم ہو گئی ہیں. حکام کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 6.9 ریکارڈ کی گئی ہے. ملبے میں پھنسے لوگوں کی تلاش اور امداد کا کام جاری ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ بھی ہے. جزیرے پر ایک ہفتے میں یہ دوسرا بڑا زلزلہ ہے. بنگلہ دیش میں حکومت ٹریفک حادثات میں ہلاکت کے ذمہ داروں کے لیے سزائے موت پر غور کر رہی ہے. ڈھاکہ میں 9 روز پہلے 2 نوجوانوں کے تیز رفتار بس کی زد میں آ کر ہلاک ہونے کے بعد ہزاروں نوجوان سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں. بنگلہ دیش میں ٹریفک حادثوں کے ذمہ دار افراد کے لیے فی الحال زیادہ سے زیادہ 3 سال کی قید مقرر ہے. ٹریفک حادثات کے ذمہ داران کے لیے سزائے موت دنیا بھر میں انتہائی غیر معمولی ہے. The population in our country is increasing. 6 young people. Nowadays, it's quite difficult for young generations. 7 countries. I see the struggles. All joining VOA for Thinking Forward, a discussion with international young leaders. If you motivate them, they will do anything. Live on Facebook and at voanews.com. August 8th. You won't want to miss it.
पाकिस्तान समेत दुनिया के 7 मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों के साथ वॉइस ऑफ अमेरिका की खुसूसी टाउन हॉल थिंकिंग फॉरवर्ड आप भी देख सकते हैं बज़रिया फेसबुक और इसमें हिस्सा भी ले सकते हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक बुध 8 अगस्त शाम 7 बजे नशर होगा। इससे पहले facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर आइए और हमें बताइए कि आपके ख्याल में पाकिस्तान में नौजवानों को दरपेश अहम मसाइल कौन से हैं और आप उनका क्या हल देखते हैं। अमेरिका में असलहे के क़वानीन में सख्ती का मुतालबा लिए नौजवान इन दिनों मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों का दौरा कर रहे हैं। इस मुहिम का आगाज़ इस साल 14 फरवरी को रियासत फ्लोरिडा के एक स्कूल में शूटिंग से मुतासरा तलबा ने किया है। हफ्ते के रोज़ ये मुहिम अमेरिका में असलहा रखने के हक़ के तहफ़्फ़ुज़ की सबसे बड़ी तंजीम नेशनल राइफल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर पहुंची तो उसमें टेक्सास स्कूल शूटिंग में हलाक होने वाली पाकिस्तानी तालिबा सबीका शेख का जिक्र भी नुमाया रहा। नुखबत मलिक ने सबीका की कज़न शहीरा जलील अल बासित से इस मुहिम में उनकी शमूलियत के बारे में बात की। आइए देखते हैं। Do you know how it feels? Do you know how that gut-wrenching moment feels when her parents brought Sabika inside? Brought Sabika's coffin. शहीरा जलील का गम गुस्सा इन अमरीकियों के एहसासात से मुख्तलिफ नहीं जो मुल्क में असलहे के क़वानीन में सख्ती का मुतालबा कर रहे हैं। जब एक शख्स जाँ बहक होता है तो उस लम्हे से जब उसके ख़ानदान उसके दोस्तों को पता चलता है कि उसके साथ क्या हुआ, उस वक्त से लेकर ताहयात जो ट्रॉमा रहता है उसका अजाला ये लोग नहीं कर सकते जब तक कि अपनी पॉलिसीज़ ना बदलेंगे। When we vote, we reclaim the power we deserve. Change the ref November 6th. Vote them out. और इसलिए अब रियासत फ्लोरिडा स्कूल शूटिंग से मुतासरा तलबा और दीगर कारकुनों की तरफ से शुरू की गई इस मुहिम की तवज्जो उन अमरीकी नौजवानों पर है जो वोट के जरिए असलहे के क़वानीन में तब्दीली ला सकते हैं। Our vote is our power and we will use it. इस गन वायलेंस के खिलाफ मूवमेंट खड़ी हुई है अमेरिका के अंदर, इसके नतीजे में बेशुमार यंग लोग रजिस्टर हुए हैं एज फर्स्ट टाइम वोटर्स। तो इस दफ़ा पहली दफ़ा तस्वुर किया जा रहा है, इम्कान है कि नवंबर के वोट्स के रिजल्ट के नतीजे में पूरी डायनामिक पॉलिटिक्स की चेंज होगी अमेरिका के अंदर और वो लोग कांग्रेस के अंदर, सेनेट के अंदर और पावर मेकिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाएंगे जो कि यकीन रखते हैं कॉमन सेंस गन रिफॉर्म्स के ऊपर। सबीका, माई कज़न, माई सिस्टर, माई फ्रेंड, माई मेंटी, माई मेंटोर has been shot dead. पाकिस्तानी शहरी होने के नाते शहीरा जलील अमरीकी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकती, लेकिन इस तहरीक में शमूलियत ने उन्हें एक मकसद का इदराक दिया है। मैं वाकई समझती हूँ कि जब मैं इन मूवमेंट्स का हिस्सा बनती हूँ, जब मैं वाकई ऑन द रोड होती हूँ अमेरिका के यंग लोगों के साथ, तो मैं एक सेंस ऑफ पर्पस लेके जाऊँगी वापस, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लेके जाऊँगी कि वाकई यंग लोग, नौजवानों की जो ताकत, क़ुव्वत और उनकी जो सोच है उस पर ही डिपेंड करता है हमारा फ्यूचर और इनके अंदर बेशुमार एबिलिटी है, हमें इनको पैट्रोनाइज करने की ज़रूरत नहीं है। मार्च ऑन NRA नामी ये एहतजाज रियासत वर्जीनिया में कायम अमेरिका में गन लॉबिंग की सबसे बड़ी तंजीम नेशनल राइफल एसोसिएशन के सदर दफ्तर के बाहर हुआ, जहां पुलिस की कड़ी निगरानी में NRA और अमेरिका की मौजूदा असलहा पॉलिसी के चंद हामी भी मौजूद थे। नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका, फेयरफैक्स, वर्जीनिया। इस मार्च के दौरान सिक्योरिटी खदशात के बायस पुलिस ने वॉइस ऑफ अमेरिका को असलहे के क़वानीन में सख्ती के मुखालिफिन से बात करने की इजाज़त नहीं दी। आज दुनिया में होने वाले पहले एटम बम हमले को 73 साल मुकम्मल हो गए हैं। अमेरिका ने दूसरी जंग अज़ीम के दौरान 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर न्यूक्लियर हमला किया था। एक अंदाजे के मुताबिक उस हमले में 1.5 लाख अफराद हलाक हो गए। इस वाक़े की एक बहुत ही अहम निशानी आज वाशिंगटन DC की हमसाया रियासत वर्जीनिया के एक अजायब घर में रखी है। हमें दिखाएंगे नदीम याकूब। मैं आज हूँ एयर एंड स्पेस म्यूज़ियम में, यहाँ शैंटिली में, और मेरे पीछे है ये B-29 बॉमर। ये वो जंगी जहाज़ है जिसको इस्तेमाल किया गया था हिरोशिमा पर बम गिराने के लिए, और ये पहला एटम बम था जो हिरोशिमा पर गिराया गया दूसरी जंग अज़ीम में। ये एक बड़ा वाक़या था जिसने दुनिया की तारीख़ को बदल दिया। अभी मेरे साथ हैं जर्मी किनी, उनसे हम बात करेंगे इस जहाज़ के बारे में, इस वाक़े के बारे में और इसकी अहमियत के बारे में। Why was this एटम बम गिराने के लिए B-29 का इंतखाब क्यों किया गया? दूसरी जंग अज़ीम में B-29 एक जदीद और पंखों वाला जहाज था जो दूर फासले तक जाने, तेज़ रफ्तार और बुलंद परवाज करने की सलाहियत रखता था, जिसकी वजह से ये एटम बम जापान ले जाने के काबिल था। ये बताइए इसका नाम एनोला गे क्यों और किसने रखा?
B-29 کے کمانڈر پال ٹبٹ نے اس جہاز کا نام اپنی ماں کے نام پہ رکھا۔ پال اپنی ماں سے محبت کرتے تھے اور جہاز کے لیے بامانی نام چاہتے تھے، اس کے لیے اس کا نام انہوں نے اپنی ماں کے نام پر رکھ دیا۔ یہ طیارہ کئی اشروں تک باہر پڑا رہا، پھر اسے بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اس بارے میں تو کچھ بتائیں۔ جب یہ جہاز پرواز کرنے کے قابل نہیں رہا تو انولا گے کو پہلے ایریزونا میں ایک سٹور پر رکھا گیا اور پھر 1953 میں میری لینڈ کے اینڈروز ایئر بیس لایا گیا، جہاں یہ 7 برس تک باہر پڑا رہا۔ سمتھسونین کے حوالے کیا گیا تو 30 سال تک یوں ہی پڑا رہا، پھر 1980 کے عشرے میں اس کی بحالی کا کام شروع ہوا۔ دوسری جنگ عظیم میں اس طیارے کی بدولت امریکی فضائیہ ٹوکیو سے تقریباً 1500 میل دور ٹینین نامی جزیرے سے پرواز کر کے جاپانی شہروں پر بمباری کرنے کے قابل ہوئی۔ جہاز کو لٹل بوئے نامی ایٹم بم کو گرا کر واپس آنے میں تقریباً 12 گھنٹے لگے۔ ہیروشیما کے بعد ناگاساکی پر ایٹم بم گرانے کے آپریشن میں بھی یہ جہاز مددگار طیارے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، شینٹلی، ورجینیا۔ زیورات کی دکانوں میں تو آپ نے سونا دیکھا ہی ہے، لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ سونا مٹی اور گٹر میں بھی مل سکتا ہے؟ کچھ لوگوں کا ذریعہ معاش ہی اس دھات کو غلاظت سے ڈھونڈ نکالنا ہے۔ یہ کام کس طرح ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کراچی سے آج کے میڈ ان پاکستان میں۔ جھاڑو اس لیے لگاتے ہیں برش کہ سنارے آتے جاتے اوپر سے کاریگر ہوتے ہیں، اس کے پاؤں کے ساتھ کپڑوں کے ساتھ سونا آتا ہے، یہ روزی روٹی ہم لوگ کماتے ہیں۔ تو کراچی میں سونے کے زیورات کی خریداری کا بڑا مرکز صرافہ بازار، وہیں یہ کچھ ایسے لوگوں کی روزی کا سبب بھی ہے جو نہ کسی کاروبار کے مالک ہیں اور نہ ہی سونار۔ اکبر علی خاکروب نہیں، مگر وہ تقریباً 25 سالوں سے صرافہ بازار کے گٹر صاف کر رہے ہیں۔ بالکل یہ کہا جائے کہ کیچڑ سے سونے کو الگ کر رہے ہیں تو زیادہ درست ہوگا۔ کچھ لوگ چھوٹے کاروبار کی شکل میں ان افراد کو سونے کے زراعت ڈھونڈنے کی دہاڑی دیتے ہیں۔ یہ زراعت ہوتے ہیں باریک باریک، جیسے سناروں کے ہاتھ میں لگے ہوتے ہیں، وضو کرنے جاتے ہیں، استنجا کرنے جاتے ہیں تو ہاتھ دھوتے ہیں، اس کے جو ہاتھ میں لگا ہوتا ہے وہ پانی میں بہہ جاتا ہے، پھر وہ گٹر میں آ جاتے ہیں سارے، پھر وہ جو گٹروں کی مٹی ہم نکالتے ہیں یہاں لا کے جمع کرتے ہیں، اکٹھے کرتے ہیں، پھر اس کو ہم دھوتے ہیں، اس پہ محنت کرتے ہیں، پسائی کرتے ہیں۔ ہم تو دیہڑی والے ہیں، 700-800 روپے دیہڑی، شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے دیتے۔ یہ کام کرنے والوں کو نہاڑے کہا جاتا ہے۔ یہ کام 3 مرحلوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ سونے کے زراعت کی تلاش، دوسرا مرحلہ سونے کے زراعت کو دیگر دھاتوں سے علیحدہ کرنا، تیسرا مرحلہ سونے کی ریفائنری کا ہوتا ہے۔ ہر مرحلے کے لیے مخصوص افراد ہیں۔ یہ کام ہم اڈے اور پلٹے کا کرتے ہیں، نہارے کا کام ہے ہمارا۔ جو کاریگر حضرات جو زیورات بناتے ہیں ان کے جو ویسٹیج کا کام ہوتا ہے وہ مٹی کی شکل میں ہمارے پاس آتا ہے، اس کو ہم کیمیکل ڈال کے بھٹی کے اندر گلاتے ہیں، اس کے بعد یہ شکل آتی جو بھی ہم نے آپ کو دکھائی۔ سونے کے زراعت کی تلاش سے لے کر ریفائن ہونے کا کام 4 سے 5 گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے۔ کیا انسان کے لیے کیا صحت مند ہے؟ نہیں ہے، کیمیکل ہے، کیمیکل بھی خطرناک ہے، تو کوئی یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن کیا کرے، جو سیکھا ہے وہ بھی کریں گے۔ جیسے ہم لوگوں نے آپ کے سامنے سونا پگھلایا، یہ نیاریے ایسے لے کے آتے ہیں، ہم لوگ ان کو پگھلا کے دیتے ہیں، سوڈا سواگا ڈال کے کیمیکل ڈالتے ہیں، اس سے جو ہے وہ گل جاتا ہے صحیح، پھر اس کو مکس کر کے پھر اس کا راڈ بناتے ہیں، جیسے آپ کے سامنے راڈ بنایا، پھر اس کو ریفائن کرتے ہیں تیزاب میں۔ اس کام سے منسلک افراد کہتے ہیں یہ کام تکلیف دہ ہونے کے ساتھ بہت محنت طلب ہے، اس لیے وہی لوگ کر رہے ہیں جو پرانے ہیں۔ سلیم خان، اردو، VOA، کراچی۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔